अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात कि कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं मैं, लाइक पीपीएससी लेक्चरशिप की बात करूं, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं। दूसरी बात कि हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो कवर करेंगे। खास तौर पर अगर आप पीपीएससी लेक्चरशिप की बात करें तो उसके लिए जितना नेसेसरी मटेरियल है इस चैप्टर का वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसके अलावा मजीद किसी चीज की जो है जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी डेफिनेशन को, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और एक खास और इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद उमर खलील और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर that imparts information regarding molecular structure, molecular symmetry, bond angles, bond distances, etc. अब डेफिनेशन से आपको एक छोटी सी बात का आइडिया हो रहा होगा कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं और उस इंटरेक्शन के नतीजे में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसका हम जो है वो अपनी एनालिसिस के अंदर यूटिलाइजेशन करते हैं। अब उसके अंदर जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो किसकी फॉर्म में मिल रहे हैं? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि हमें इसके अंदर जो कोई भी सैंपल है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, मैटर के साथ इनका इंटरेक्शन क्या होता है, ये सारा कुछ अगली वीडियोस में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इस सेकेंड पॉइंट को समझेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें जो इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और यही बात हमें उस सवाल का जवाब दे देगी कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, देयर इज अ सॉलिड रीजन बिहाइंड एवरी हैपनिंग। इस कायनात में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फिनोमेना हो रहा है, उसके पीछे एक खास रीजन मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सूरज की बात करूं, ठीक है, सूरज तलू होता है फिर गरूब होता है, ठीक है, दिन आता है और रात आती है। अब क्या ही बात हो कि दिन आए ना, सूरज तलू हो ही ना, सारा टाइम अंधेरा रहे, ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो क्या कायनात का वजूद बरकरार रह पाता? नहीं। आप जानते हो क्योंकि सूरज तलू होता है, सनलाइट आती है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, खुराक मिलती है, तो ये जिंदगी का निजाम जो है वो सारा चलता है। मीन सूरज के तलू होने के लिए भी उसकी एक खास एप्लीकेशन है, उसकी एक खास रीजन मौजूद है। सेम इसी तरीके से आप बैठ के लेक्चर मेरा ले रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है? ये एक प्रोसेस हो रहा है ना, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। अब आपके क्या इसके पीछे रीजन है? ये कि आप इस चैप्टर को कवर अप कर पाएंगे, इस चैप्टर को समझ पाएंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर इसके आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से जब आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि याद रखना, कामयाब, बेहतरीन और अजीम इंसान वही है जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलता है। अब आप नमाज पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, आपकी नेकियों में इजाफा होगा। सेम इसी तरीके से पॉइंट समझाने का ये है कि जो भी इवेंट होता है, जो भी प्रोसेस होता है या आप करते हैं कोई काम, तो उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर मौजूद होती है। अब अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जा रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर मौजूद होगी। आज हम इसका कोर पॉइंट ढूंढेंगे कि ऐसी वो कौन सी अंदर की बात है जिसने हमें मजबूर किया है कि हम इस टेक्निक को स्टडी करें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें। उसके लिए आपको छोटा सा हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखना, एक जो केमिस्ट है, ठीक है,
का मेन काम क्या होता है? केमिस्ट का मेन काम होता है सिंथेसिस करना, ठीक है। अच्छा, मान लिया जी सिंथेसिस करना, लेकिन अगर ब्रॉडर वियर में पॉजिटिव वे में अगर आप बात करें तो सिंथेसिस किसकी करना? ऐसे कंपाउंड्स की सिंथेसिस करना जो इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। खाली सिंथेसिस कहना ये केमिस्ट की तौहीन है। केमिस्ट, अच्छा जो केमिस्ट है वो इसलिए काम करता है कि वो ऐसे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करे जो इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल हो सके, ठीक है। अच्छा, अब उसने कोई कंपाउंड जो है या कोई भी मॉलिक्यूल है उसको सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए? जहर पर जोर डालेंगे तो बड़ा ही आसान सा जवाब है, उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, ठीक है जी। कोई भी चीज बनानी है ना, कोई भी कंपाउंड या सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल केमिस्ट को मिल गया। रॉ मटेरियल मिल जाने के बाद केमिस्ट को दो मेन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कौन सी प्रॉब्लम है? ठीक है, डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम। पहली जो प्रॉब्लम है जो केमिस्ट को उसका सामना करना पड़ता है वो है जी सेपरेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस either from reaction mixture or from a natural source, ठीक है। पहला प्रॉब्लम जो एक केमिस्ट को फेस करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि उसने रॉ मटेरियल ले लिया। अब उस रॉ मटेरियल में से उसने अपने डिजायर्ड कंपोनेंट जो उसको चाहिए उस कंपोनेंट को उस रॉ मटेरियल में से क्या करना है? सेपरेट करना है, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम उसको आता है। अब वो उसको जो है जो रॉ मटेरियल है वो किसी नेचुरल सोर्स से भी मिला हो सकता है या फिर किसी रिएक्शन मिक्सचर से भी। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि मैंने क्लोरोफिल की स्टडी करनी है। अब क्लोरोफिल मुझे सीधा तो नहीं ना मिलेगा, मैं उसके लिए क्या करूंगा? पहले रॉ मटेरियल क्या लूंगा? प्लांट एक्सट्रैक्ट। मतलब मैंने प्लांट्स के लीव्स लिए, लीव्स को निचोड़ा, निचोड़ के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, वो अब मेरे पास क्या है? रॉ मटेरियल। लेकिन उस रॉ मटेरियल में कैरोटीनॉइड्स भी हैं, ज़ैंथोफिल्स भी हैं और भी प्लांट पिगमेंट्स हैं, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? क्लोरोफिल। दैट इज माय डिजायर्ड कंपोनेंट। अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होगी कि मैंने उस क्लोरोफिल को बाकी तमाम कंपोनेंट से क्या करना है? सेपरेट, ठीक। तो केमिस्ट को सिंथेसिस करते वक्त जो पहला प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो क्या है? सेपरेशन। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों? ये है कि जब उसने केमिकल सब्सटेंस जो उसकी डिजायर्ड है उसको क्या कर लिया? सेपरेट। उसके बाद उसने उसका क्या करना होता है? एनालिसिस ऑफ द डिजायर्ड सब्सटेंस, ठीक है। अब ये एनालिसिस जो है आपको पता है कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, ये मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। दो तरह का एनालिसिस होता है। पहला प्रॉब्लम था सेपरेट करना। मान लो उसने डिजायर्ड कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अब अगला काम क्या है? उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करेगा उसका क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फर्क है? बड़ी सिंपल सा फंडा है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, ये मेनली डिपेंड करता है कंपोजिशन पे, ठीक है। ये कंपोजिशन की बात करता है। अगर मैं एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझाऊं, देखो कंपोजिशन से क्या मुराद है कि कोई भी चीज है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पर अगर ये दीवार है, मैं आपसे पूछूं इस दीवार की कंपोजिशन बताओ, आप कहोगे सर ये दीवार जो है ईंटों से मिलकर बनी है, सीमेंट से मिलकर बनी है और रेत से मिलकर बनी है। ये इसकी क्या है? कंपोजिशन। अब अगर मैं कहूं इसका मुझे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके बताओ, तब आप ये बताओगे कि इसमें जो जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद है। समझ आई बात की? यानी अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस कहोगे आप कहोगे सर दीवार ईंटों से, रेत से और सीमेंट से मिलकर बनी है। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करोगे आप ये नहीं कहोगे कि सिंपली ईंटों से, सीमेंट से और रेत से मिलकर बनी है। आप कहोगे सर ये दीवार 500 ईंटों से, 2 बोरी सीमेंट से और 3 बोरियां रेत की जो है इसको बनाने में लगी हैं, ये इन चीजों से मिलकर बनी है।
आप उनकी क्वांटिटी को भी साथ जो है वो बताओगे। समझ आ रही है? अब उस केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी, उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है, उसकी तमाम एलिमेंटल एनालिसिस को देखना है, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, ये सारा काम जो है अब यहाँ पे उसने करना है। अब पुराने वक्तों में क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है सेपरेशन वाला, ठीक है, सेपरेशन के लिए मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती थी, जिसके अंदर हमारी जो है फिल्ट्रेशन आ जाती थी, ठीक है, उसके बाद सब्लिमेशन, ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एटीसी, ठीक है। इस तरीके की डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज में एडवांसमेंट होती गई, इन टेक्निक्स का ना एक नुकसान था ये कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल जो है वो मांगते थे, सही है। अब ना जैसे जैसे नॉलेज में एडवांसमेंट हुई तो सेपरेशन के लिए एक बड़े ही कमाल की टेक्निक दरियाफ्त हुई जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। और यही क्रोमैटोग्राफी का कोर पॉइंट है कि क्रोमैटोग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि केमिस्ट को जो पहला प्रॉब्लम आता है वो अपने डिजायर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने का आता है, और सेपरेशन के लिए हमारे पास जो आज के दौर में कमाल की टेक्निक मौजूद है उसका नाम क्या है, क्रोमैटोग्राफी। और इसका एक फंडामेंटल जो कमाल का फायदा आप कह सकते हैं वो ये है कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल्स में भी काम करती है और उनको हाईली जो है इफेक्टिव वे में प्योरीफाई भी करती है और सेपरेट भी करती है एक मिक्सचर को उसके तमाम कंपोनेंट्स में। समझ आ गई बात की? तो ये क्रोमैटोग्राफी की इंपॉर्टेंस आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं। अब सेपरेशन का काम हो गया, दूसरा जो था एनालिसिस का। एनालिसिस कैसे किया जाता था? पुराने वक्तों में जो एनालिसिस किया जाता था ना प्यारे बच्चों, वो किया जाता था एक तो केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। मतलब इसमें अगर आपने देखना है कि कंपाउंड इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, ठीक है ना, कंपोजिशन की बात, मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करवाते थे उसके रिएक्शन। मानो ये रिएक्शन करवाया, हाँ जी रिएक्शन पॉजिटिव आया तो इसमें कार्बन है, ये रिएक्शन करवा दी, हाँ जी रिएक्शन नेगेटिव आया तो इसमें आयोडीन नहीं है। तो रिएक्शंस करवा के सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए आप उसका जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो पुराने वक्तों में वो आप कैसे करते थे, ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से, ठीक है। मतलब आप उसके वॉल्यूम्स वगैरह मेजर करते थे, डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते थे, इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप उसकी क्वांटिटी यानी उसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे उनकी कंसंट्रेशंस को मालूम करने की कोशिश करते थे, और फिर ये सारे एनालिसिस करके आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की कोशिश करते थे। अब ये सारे प्रोसीजर बड़े लंबे थे, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज में एडवांसमेंट होती गई, साइंस ने तरक्की की, तो एक कमाल की टेक्निक हमारे हाथ आई जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन काम क्या है कि वो हमें एनालिसिस में मदद करती है, यानी वो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करती है, और हमें बता देती है कि इस मॉलिक्यूल का भाई ये स्ट्रक्चर है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, इसके अंदर आपका सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता। और यही कोर पॉइंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने का, कि ये कितनी कमाल की टेक्निक है कि हमारी इतनी मेहनत जिद्दोजहद सारी चीजों को, हमारे टाइम को बचाकर हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में मदद करती है। जो कहानी मैंने यहां से स्टार्ट की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो मैं ये कह सकता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर इलुसिडेशन टेक्निक, यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, और स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर सिमेट्री, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड डिस्टेंसेस वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है। तो केमिस्ट के दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया तो पता चला सेपरेशन के लिए क्रोमैटोग्राफी क्या कमाल की टेक्निक है, और उसके बाद उस सेपरेटेड डिजायर्ड कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए जो कमाल की टेक्निक है वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इन दो टेक्निक्स का, एनालिटिकल टेक्निक्स का कमाल का जो है इनका फिनोमेना है, और यही इनके कोर पॉइंट्स हैं कि हम इनको स्टडी क्यों करते हैं।
तो ये था हमारे उस सवाल का जवाब कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ते हैं। आई होप आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की अहमियत का अंदाजा इस बात से पता चल गया होगा। कोई भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक हो, एनालिटिकल हो, फिजिकल हो या इन्वायरमेंटल हो, जहां जहां आपको कोई कंपाउंड सिंथेसिस करना पड़ता है या किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, तो वहां वहां आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पेश आती है। तो ये था आज का हमारा ब्रीफ एंड कंप्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि ये क्या है और हम इसे पढ़ते क्यों हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने दूसरे पॉइंट की डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, और फिर हम उनका मैटर से इंटरेक्शन करवाएंगे और आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाले हर लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज।